बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 रिलेट कर रहा था कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या जिसका दूसरा नाम था कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कह रहे थे कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, अगर कोई एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी दो लोगों के दरमियान बाकायदा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ खास सर्कमस्टांसेस में कुछ खास तर्ज पर बिहेव कर दिया है, तो लॉ ने खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम कर लिया है बिटवीन दीज टू पार्टीज और उसका नाम रख दिया कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जी? टेक सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड यानी 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसमें से पहली टाइप कौन सी है? सप्लाई ऑफ नेसेसिटी। दूसरी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी और पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस वर्क। और फिर आ गया जनाब फाइंडर ऑफ गुड्स एंड लास्ट में आ गया पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोजन। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली और हमें पता चला कि अगर कोई शख्स नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन और हिज डिपेंडेंट हु इज इनकैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कौन लोग आ गए? माइनर आ गया, अनसाउंड माइंड आ गया, ल्यूनेटिक आ गया, इस तरह के लोग आ गए। उन्होंने कहा अगर इन लोगों को आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की हैं और वो बंदा पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि भाई जब आप कमाएंगे तो फिर आप उसमें से हमें पैसे दे दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इनकी कोई स्टेट है, यानी कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, वो कभी बिकती है, उसमें से ये पैसे आपको मिल सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। अगर आप अदालत में भी जाएंगे तो आप इस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है ना? फिर ये बात हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर और आगे चले तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, कि अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी किसी दूसरी पार्टी की बिहाफ पर कोई पेमेंट कर दे, ठीक है ना, और कौन सी पेमेंट कर दे? जो ये दूसरी पार्टी बाउंड बाय लॉ हो और हम वॉलंटरी नेचर में पेमेंट ना कर रहे हो, बल्कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट कर रहे हो, तो फिर यहां भी लॉ अज्यूम कर लेता है एक कोसाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज एंड दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। फिर हमने कहा कि अच्छा वो कौन सी बात होगी जिसमें रिकवर नहीं होगी, तो हमने हमसाये वाली बात बीच में इंट्रोड्यूस करके इस बात को समझ लिया कि हाँ यार, अगर ऐसे कोई बंदा है, बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कहा नहीं, फिर यहाँ कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं हो रहा होगा। फिर हम और आगे चले और हमने कहा कि यार जो काम है वो दो नेचर के हो सकते हैं, वन इज कॉल्ड ग्रेटिचुअस एंड अदर इज नॉन ग्रेटिचुअस। ग्रेटिचुअस मीन डन फ्री ऑफ चार्ज, यानी आप वॉलंटरीली नेचर से काम कर रहे हैं, सोसाइटी को पे बैक करने के लिए कर रहे हैं या कुछ सवाब कमाने के लिए कर रहे हैं। मकसद आपका पैसे कमाना नहीं है, ठीक है ना। किसी ने किसी जगह कोई पानी का कूलर लगवा रखा है, किसी ने कोई डिस्पेंसरी बना रखी है, किसी ने कोई दस्तरखान बना रखा है, ये बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो वॉलंटरी इन नेचर हैं। इनको लॉ क्या कहता है? ग्रेटिचुअस वर्क। और इसके कंट्रास्ट में हमने समझा कि नॉन ग्रेटिचुअस वर्क। लॉ असल में ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई शख्स नॉन ग्रेटिचुअस वर्क परफॉर्म कर दे और सामने वाला उसका बेनिफिट उठा ले, तो फिर ये पेमेंट भी करनी पड़ रही होगी।
और इसकी एग्जांपल हमने नॉन ग्रेटिचुअस वर्क की कुछ डिफरेंट एग्जांपल हमने अपने ध्यान में बिठाई जो आम हमारी रोड साइड पे हमें होती हुई नजर होने को तो और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एग्जामिनर आपको इसी पैराई के अंदर बातें करता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर हमने ग्रेटिचुअस की एग्जांपल ली थी, हमने कहा जी जैसे बहरिया दस्तरखान या कोई और लंगर खाना या और कोई इस तरह का काम, और हमने कहा कि यार असल में काम से नहीं अटैच है, इंटेंशन बिहाइंड द वर्क अटैच है। मैंने पर्टिकुलरली इस एग्जांपल से आपको ये बात समझाई कि अगर यही वाली काम एक सिग्नल पर खड़ा हुआ शख्स जिसकी इंटेंशन ये है कि वो गाड़ी की स्क्रीन साफ कर देगा और आप उसे कोई 10-20 रुपए 50 रुपए दे देंगे तो ये नॉन ग्रेटिचुअस वर्क कर रहा है। लेकिन अगर यही काम कोई शख्स टोटल के पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ कर रहा है तो वो तो नॉन ग्रेटिचुअस नहीं कर रहा, वो ग्रेटिचुअस कर रहा है। वो एक पेट्रोल पंप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवर्टीजमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे जेस्चर के तौर पे किया जा रहा है। ठीक होगी ना बात? और जैसे आप रोड साइड पर कहीं प्रॉब्लम में कोई गाड़ी आ गई है और आप स्टूडेंट राइस के स्टूडेंट गुजर रहे थे, सामने रोड पर एक गाड़ी जो है ना बीच रोड में बंद हो गई। अब वो बेचारा ड्राइवर देख रहा है कि क्या करें, तो कुछ बच्चे गुजर रहे थे, उन्होंने धक्का लगाकर साइड पे कर दी कि चलो ट्रैफिक थोड़ी सी खुल जाए। अब ये वाले बच्चे कौन सा काम कर रहे थे? ये ग्रेटिचुअस काम कर रहे थे, ठीक है ना। यानी एज ए ह्यूमन बीइंग हमें खुद ही समझ आ रही होती है कि कौन बंदा ग्रेटिचुअस काम कर रहा है और कौन बंदा नॉन ग्रेटिचुअस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रूल अप्लाई कहाँ होना है? नॉन ग्रेटिचुअस वर्क के ऊपर अप्लाई होना है। जब ये रूल हमने अप्लाई करना है, जो ग्रेटिचुअस नेचर के काम है उसके अंदर तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक ही वक्त में एक ही जगह खड़े हुए लोग एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन एक ग्रेटिचुअस हो सकता है और दूसरा नॉन ग्रेटिचुअस हो सकता है। ये रीडिंग भी हम कल कर गए थे, यहां तक काम कर गए थे हम कल। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। फर्ज करें एक शख्स रोड साइड से गुजर रहा था और उसको एक वॉलेट नजर आ गया और उसने उसको उठा लिया। कोई भी वैल्यूएबल चीज नजर आ गई है, कोई भी वैल्यूएबल चीज नजर आ गई, तो लॉ यहां भी ये कह रहा है कि यार ये बंदा जो इस चीज को उठा रहा है ये और जो इसका ऑनर है इसके दरमियान में एक कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हालांकि ये तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं जानते, ये तो देखा भी नहीं है कि सामने वाली पार्टी कौन है। पिछले चले 3 वाली बातों में हमें सामने पार्टी तो नजर आ रही थी कि हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में हमें नजर आ रहा था। नंबर 2 क्या था? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, हमें नजर आ रहा था हम किसे पेमेंट करें। नंबर 3 ग्रेटिचुअस वर्क में, नॉन ग्रेटिचुअस वर्क में हमें सामने बंदा नजर आ रहा था, यहाँ तो सामने बंदा भी नजर नहीं आ रहा। लॉ फिर भी कह रहा है कि यार अगर इस तरह किसी शख्स ने कोई वैल्यूएबल चीज पिक कर ली, जैसे क्लास में किसी बच्चे का मोबाइल रह गया और आपने उठा लिया, कैलकुलेटर आपने उठा लिया, तो अब आपके और उसके ऑनर के दरमियान क्या लीगल स्टेटस है, ये वाली बात यहाँ डिस्कस हो रही है। तो जैसे ही फाइंडर ऑफ द गुड्स है, इसकी कुछ लाइबिलिटीज का जिक्र हो रहा है और कुछ इसके राइट्स का जिक्र हो रहा है। लाइबिलिटीज का क्या मतलब हुआ कि जो इसकी जिम्मेदारी है, इसने अगर कोई चीज पिक कर ली है तो इसकी जिम्मेदारियां क्या है। अच्छा एक ये शख्स गुजर रहा था, इसे वॉलेट नजर आया, इसने नहीं उठाया। लॉ ने ये नहीं कहा कि तेरी जरूर जिम्मेदारी थी, तुमने क्यों नहीं उठाया। उठाने के बाद जिम्मेदारी शुरू हो गई। एक बंदा है वो देखता है यार एक वॉलेट पड़ा है, पहले उसका ख्याल आता भी है, देखता है, कहता नहीं खाली लग रहा है, छोड़ो करे, ठीक है ना। तो अगर उसने पिक नहीं किया है तो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये वाला सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। क्या लाइबिलिटी है? वो कहते हैं नंबर 1 अगर इसने वो चीजें उठा ली हैं तो टू टेक केयर ऑफ गुड, उन चीजों की टेक केयर करे वैसे ही जैसे अगर ये खुद ऑनर होता तो उनकी करता, यानी बिल्कुल वही उसूल लगाए जो अगर ये खुद मालिक होता। अगर वो कोई चीज ऐसी है जिसकी टेक केयर करने की जरूरत है, चलो वॉलेट तो उठाया पॉकेट में डाल लिया,
लेकिन अगर कोई किसी को बाइक नजर आ गई है, गाड़ी नजर आ गई है, किसी का कोई जानवर मिल गया है, तो फिर उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी सारी की सारी। वो जो उसकी कंडीशंस के मुताबिक सूटेबल सारी बातें वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। नंबर 2, नॉट टू यूज। अगर बाइक किसी की ऐसे नजर आ गई और आपने कस्टडी में ले ली तो आपसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ट्रेस दी ऑनर, और उसके मालिक तक पहुंचने की तमाम जो उस वक्त के मीन्स होंगे वो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे अगर अभी बात हम करेंगे, कोई आप अखबार में इश्तार दे देते हैं, कोई महल्ले में लगा देते हैं, कोई फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, कुछ भी, यानी आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसके ऑनर तक पहुंच जाऊं। टेक केयर ऑफ गुड्स, नंबर 2, नॉट टू यूज, नंबर 3, ट्रेस दी ऑनर। इसके राइट्स क्या हैं? किसके राइट्स? ऑनर के जिसने उठाई हैं चीजें, ठीक है ना। इसके राइट्स क्या है? वो कहते हैं कि सबसे पहला राइट है टू रिटेन द गुड्स। ये बात मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि चीजों को अपने पास रिटेन रखे। नंबर 2, रिकवर एक्सपेंसिव। कौन से एक्सपेंसिव? मालिक को ढूंढने के एक्सपेंसेस, टेक केयर करने के एक्सपेंसिव। अगर कोई जानवर है, कोई एनिमल है, उसको कोई खुराक खिलानी पड़ रही है, चारा डालना पड़ रहा है, कुछ और करना पड़ रहा है, और ये अगर कोई जरदारी साहब के घोड़े छोड़े हैं तो फिर इन्हें मुरब्बे वगैरह खिलाने पड़ रहे हैं। जाहिर है जैसा जानवर होगा उसकी वैसे ही टेक केयर करनी पड़ेगी ना। तो वो वाले पैसे जो है वो रिकवर किए जा सकते हैं। अच्छा जी, और टू सेल गुड्स, या उन चीजों को बेच दे, इसका राइट है। कब बेच दे? 2 सर्कमस्टांसेस में बेच दे। नंबर 1, अगर वो चीजें पेरिशेबल है। पेरिशेबल का क्या मतलब है? खराब हो जाने वाली हैं, उनकी कोई शेल्फ लाइफ है, ठीक है ना। तो फिर उन चीजों को पेरिश ना होने दे, बल्कि उससे पहले उनको बेचकर पैसे में कन्वर्ट करके रखे अपने पास। और ये उसूल पैसों के लिए लगेगा फिर, कि पैसे अपने पास रखे, ऑनर को ढूंढता रहे, जब ऑनर मिल जाए उसके हवाले पैसे कर दे। और चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ऑनर इज 2/3 और मोर। या वो जो चीज मिली है उसकी जो एक ऐसे ही वैल्यू नजर आ रही है कि यार ये 20,000 की होगी, ये 30,000 की होगी, ये 40,000 की होगी, और ऑनर को ढूंढने पर इसकी जो वैल्यू है उसका 2/3 तो उस पर ही खर्च हो जाएगा मेरा। तो कहता नहीं, फिर इसे ऑनर को ना ढूंढे, चीज को बेचकर पैसे अपने पास रख लें। ऑनर आपको जो ढूंढता जब आप तक पहुंचेगा तो फिर उसको दे देना। रिटेन द गुड्स के 2 मीनिंग है यहाँ पे। इसे हम लियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? लियन, यानी इसका कब्जा है। कैसे कब्जा है? कि फर्ज किया ऑनर आपने ढूंढ लिया, अब आपने से कहा कि भाई ये जो जानवर आपका मैंने 1 हफ्ता रखा है ना, इसके तो 5,000 रुपया मेरा इसे चारा वारा खिलाने पर ही खर्च हो गया। वो कहता भाई ये क्या बात हुई, मैंने आपको थोड़े कहा था आप जानवर पकड़ के घर पे ले आओ, छोड़ो जानवर मेरा, मैं तो लेके जा रहा हूँ। कहते नहीं, आपका राइट है टू रिटेन द गुड्स, आपका लियन आपका है। जब तक ये बंदा ये एक्सपेंसेस पे नहीं करता, आपने इसकी चीजें वापस नहीं करनी है। आपने अपने पैसे रिकवर करके इससे फिर इसको चीजें देनी है। लियन उस वक्त, कब्जा उस वक्त आपका है चीजों के ऊपर, और सामने वाले की लॉ ने जैसे आपके हुकूक की हिफाजत करनी है, ऑनर के हुकूक की हिफाजत करनी है, ऐसे ही इस बंदे के हुकूक की भी हिफाजत करनी है। बात समझ आ रही है? टू रिटेन द थिंग्स, रिकवर एक्सपेंसिव, और चीजों को सेल कर दें अगर कोई पेरिशेबल चीजें नजर है। मसलन फर्ज कर लें ये जो बसेस आ रही हैं शहरों के अंदर, जैसे न्यू खान है, फुला है, दिमाग है, आपको बताइए इन्हीं बसेस के ऊपर अक्सर मिल्क भी आ रहा होता है, करीबी देहातों से मिल्क आ रहा होता है शहरों के अंदर, वो कैन भर भर के रख देते हैं। अब फर्ज किया बस वाला अपने अड्डे पर लाहौर आकर रुका है और सवारियां उतरी हैं, अपना लगेज वगैरह लेके आगे पीछे हो गई हैं। अब जब देखा तो 4-5 कैन मिल्क के जो है वो वहां पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब ढूंढ रहे हैं कि कौन बंदा है, शायद कहीं इधर उधर चला गया होगा नाश्ता करने, वॉशरूम, 5-10-15 मिनट इंतजार किया है, लेकिन बंदा तो कोई आ ही नहीं रहा है।
उन कैनों के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई टेलीफोन नंबर, कोई ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पहले क्या कोशिश करनी है, आपने लॉफुल ऑनर को ट्रेस करने की कोशिश करनी है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो यार अगर ये कैन धूप में पड़े हैं तो इन्हें उठा के जरा साए में कर दो, इनकी टेक केयर कर लो थोड़ा सा, और सबसे पहली आवाज ना लगाओ, छोटे है जरा चाय बना के ले आ, ये नहीं कहना उसे, नॉट टू यूज, टेक केयर, नॉट टू यूज, और ट्रेस ऑनर। आपने देखा यार कोई पता लगे कौन है, कि कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कोई बात, कुछ नहीं नजर आ रहा। 10, 15, 20 मिनट रीजनेबल टाइम वो भी स्पेंड कर लिया कि कोई बंदा वॉशरूम ना चला गया और नाश्ता ना करने बैठ गया, वो भी गुजर गया। अब क्या करें? अब नाउ मिल्क इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, ये तो खराब हो जाएगा, तो अब क्या करें? इसको सेल करते हैं। टू सेल द गुड्स इज पेरिशेबल, इसको कैश में कन्वर्ट कर लें ताकि जब ऑनर ट्रेस हो तो फिर उसको ये कैश आप दे दीजिएगा। ठीक होगी ना बात? टू सेल द गुड्स इज पेरिशेबल, या कोई ऐसी चीज है जिसका ऑनर ढूंढते ढूंढते उतने पैसे खर्च हो जाने हैं कि जितने की ये चीज है उसका 2/3 खर्च हो जाना है, फिर भी उसको बेच दें, ऑनर ढूंढने पे टाइम और पैसा ना लगाएं। फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71, a person who find goods belonging to another and take them into his custody। यहां से मैं ये बात कह रहा था कि अगर ये बंदा यहां से गुजर रहा है और इसने वॉलेट देखा भी है लेकिन उठाया नहीं है, चला गया है, सेक्शन 71 इस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर पिक किया है, नहीं पिक करने के बाद दोबारा छोड़ दिया तो चलें, ये तो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा ना। लेकिन अगर आपने उठा लिया, उठा के आपने वॉलेट देखा, उसमें नोट ही नहीं नजर आए, हमने कहा नहीं यार ये अल्लाह की जमीन से पड़ा, वहीं रख देते। ठीक है ना? तो अब उसूलन तो आपने अगर चीज उठा ली है तो आपके ऊपर सेक्शन 71 अप्लाई हो गया है। ये एक अलग बात है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि मैंने उठा ली है कि नहीं उठा, ठीक है ना? तो उसका जवाब हमेशा लॉ क्या देगा? इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। A person who find goods belonging to another and take them into his custody is subject to same responsibility as bailee under contract of bailment। बेलर एंड बेली ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में से अब निकाल दिया उन्होंने, अब हम कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा पढ़ते नहीं है। बेलर एंड बेली कौन था? मसलन एक बंदे ने हमसाये के से कहा कि यार मुझे आज फलां जगह जाना है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैं स्टार्ट कर रहा था लेकिन मुझे जल्दी है, यार अगर आप मुझे अपनी गाड़ी की कीज दे दें। मैं कहा नहीं यार मसला कोई नहीं, आप ले जाइए, मैं घर फारिग ही बैठा हूँ। ये जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है कि वो मेरी गाड़ी लेकर चला गया है, अब गाड़ी का ऑनर मैं हूं, इस्तेमाल वो कर रहा है, मैं बेलर हो गया, वो बेली हो गया। क्या उसने गाड़ी की हिफाजत करनी है कि नहीं करनी है? गाड़ी को ख्याल से चलाना है कि नहीं चलाना? इस गाड़ी के अगर पेट्रोल लगा है तो किसने पे करना है? अब लॉ की नजर में एक है आपका सोशल एलिमेंट, जो बंदा गाड़ी अपनी किसी को दे रहा होगा वो कहेगा यार पेट्रोल भी भाई मेरा इस्तेमाल हो जाएगा, इतने कम ज़र्फ का आदमी नहीं होगा, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं नहीं भाई पेट्रोल उसने ही डलवा। फिर वो एक मसला हो रहा है, वो कहता है अगर रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिर क्या होगा? है? जो लेकर गया उसकी जिम्मेदारी है। लॉ कहता नहीं, अगर आपका दिल इतना ही छोटा था तो गाड़ी देनी नहीं थी। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? और ये बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? वो भाई जिसका जानवर हमने उठाकर घर ले आए और वो जानवर मर गया, तो जानवर किसका मर गया? वो कहते हैं अगर तो आप लाइबिलिटीज अपनी पूरी कर रहे थे, क्या मतलब टेक केयर ऑफ गुड्स आप कर रहे थे, तो फिर तो ये ऑनर का ही मर गया, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा किसके हैं? ऑनर के हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा ऑनर के है। लेकिन अगर आपकी गलती से मर गया, यानी आपने टेक केयर नहीं किया, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब कोई ऐसा एनिमल था जिसको एक खास टेम्परेचर में रखना था, एक खास एनवायरनमेंट में रखना था, आपने वैसे नहीं रखा, आपने तो लाके भाई धूप में बांध दिया और उसकी वजह से जानवर बीमार हो गया, माइंड कर गया, ठीक है ना? और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा, शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू भी नहीं दे रहा, तो
करेंगे? फिर किसकी जिम्मेदारी है? वो कहता है भाई फिर तो बेली की जिम्मेदारी है, बिकॉज बेली की जिम्मेदारी थी टू टेक केयर ऑफ गुड्स। उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वो खाना प्रोवाइड करे, वो माहौल प्रोवाइड करे, पूरी की पूरी टेक केयर। कैसे टेक केयर? कि जैसे ये चीजें इसकी अपनी मलकियत होती है, उतनी टेक केयर करने की जरूरत है। सर अगर वो गाड़ी वाली एग्जांपल में वो इसकी गाड़ी केयर नहीं, हाँ, अगर अब अच्छा, अब गाड़ी की केयर कैसे पता चलेगी? केयरलेस ड्राइव कर रहा है, हाँ, केयर यानी जान के चला रहा, खैर है, और अगर फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया तो टेक केयर नहीं कर रहा, फिर तो ये जिम्मेदार है, ठीक है ना? फिर तो ये जिम्मेदार है। और अगर ये टेक केयर से जा रहा है लेकिन एक्सीडेंट तो भाई किसी से भी हो सकता है, तो फिर अगेन ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनेगा कि देखा जाएगा कि यार ये टेक केयर कर रहा था कि नहीं कर रहा, गलती किसकी है। अच्छा जी, a person who find goods belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as bailee under the contract of bailor. He is bound to take as much care of the good as a man of ordinary prudence. वो कहते हैं एक आम समझदार आदमी, एक आम अकल शऊर रखने वाला आदमी जैसे अपनी चीजों की हिफाजत करता है, ये वैसे ही हिफाजत कर रहा उसकी। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड। ठीक है ना? वो कह रहा है यार जैसे एक आम आदमी, वो कहता है सर मैं तो अपनी चीजों की भी हिफाजत नहीं करता। वो कह रहे यार आपकी नहीं बात हो रही, आम आदमी की बात हो रही है, ठीक है ना? एक ऑर्डिनरी, he is bound to take as much care of the good as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take care of own goods। कि एक आम इंसान कैसे टेक केयर करता है? हो सकता है आप केयरलेस इंसान हो, आप आम इंसान ना हो, तो आपके वाला उसूल नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है ना? He must take reasonable step to trace its honor. If he does not, he will be guilty of wrongful conversion of the property। और कहता अगर वो ढूंढ नहीं रहा, वो नॉर्मल स्टेप, रीजनेबल स्टेप नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी यानी उसकी चीज को हथियाने की कोशिश कर रहा है, जो कि रॉन्गफुल एक्ट है। Until the true honor is found, यानी असल ऑनर नहीं मिलता, he has right to retain possession। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। अब मुल्क में कुछ और कवानीन भी होंगे ना, मुल्क में कुछ और कवानीन भी होंगे। मसलन अगर मुल्क में कहा जाए, एक कानून बना दिया जाए कि अगर किसी को किसी का मोबाइल मिला है तो उन्होंने थाने में जमा कराना है, तो फिर वो उसूल अलग लग रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा नहीं आप अपने पास रख सकते हैं। बात समझ आ रही है? आपको कोई बाइक मिली है, हो सकता है कोई मुल्क का और कानून ये कह रहा हो कि भाई आप रेलिवेंट थाने में भी रिपोर्ट करें कि आपको ये बाइक मिली है, और हो सकता है थाने वाले कहें नहीं जनाब बाइक हमारे पास ही रखवाएं, तो फिर वो कवानीन अलग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि जब तक ऑनर नहीं मिलता आप इन चीजों का पोजेशन अपने पास रख सकते हैं। हाँ, लॉ ऑफ द लैंड कोई और लॉ कोई और बात कह रहा हो तो वो एक अलग बात है। Until the true honor is found, he has right to retain possession. A finder of good may sell good when good. Until the true honor is found, he has right to retain possession. A finder of good may sell good when goods are of perishable nature or when the lawful charges for finding the true owner amount to 2/3 or more of the value of the goods। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बच्चों के भी अब अप्लाई होगा, जो कुछ ना बच्चा अगर किसी को मिले तो फिर वो सप्लाई का इंसान का बच्चा कि कुत्ते का बच्चा? इसके बच्चे की बात हो रही है, इंसान का बच्चा।
बिल्कुल ठीक है। जी जनाब, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाइए जनाब, तशरीफ ले आए। अच्छा जी, अच्छा भला हमारा बच्चा ढूंढ रहे थे हम एक कदर। सर ये बिलो असेसमेंट बेस पे आपकी जो अभी असेसमेंट बन रही है उसकी बेस पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। जो थर्ड पोजीशन है वो हमारी C2 से थी और फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन जो है सब C1 से। ओके जी, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। पहले तो आप अपने बैच के लिए क्लैपिंग करें ना जनाब। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन अच्छा है जनाब। ओके जी, सेकंड पोजीशन है 27622 वहीद आफ्ताब। वही था। ऐसे अंदर है भी क्या नहीं है? क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि फाइंडर ऑफ गुड्स हमने मालूम करने। लो जनाब। ओके जी, फर्स्ट पोजीशन ईमान फातिमा 26770। ईमान फातिमा, वाह जबरदस्त। अच्छा, मैं तो एक बात कहने लगा था, पहले खुद ही पूरी हो गई। ले जनाब बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। असेसमेंट 2 का सिलेबस भी अनाउंस कर दें। असेसमेंट 2 हमारी कब हो रही है? नेक्स्ट ट्यूसडे। पहले तो हमें एक बात बताएं कि जो एक असेसमेंट से दूसरी असेसमेंट में हमने जाना है, उसके दरमियान पिछला सारा सिलेबस शामिल होना है या उसके दरमियान वाला शामिल होना है? नहीं, वो एक रूल बना हुआ है ना, ये जरा रूल वेरीफाई कर लें। हमारे जो SOP हैं उसके दरमियान में हमने जो इसके बाद पढ़ा है वो शामिल होना है। अच्छा, हमारी जो पहली असेसमेंट हुई थी वो कहाँ तक शामिल था? चैप्टर 2 और 3 ऐसे ही था ना? इसका मतलब है 4, 5, 6, 7, 8 तो खत्म हो गया ना कि वो जो हम बच्चा ढूंढ रहे हैं, जैसे ही वो मिला नहीं तो चैप्टर खत्म हो जाना है। नहीं, वो तो जब असेसमेंट अगले वीक आ जाएगी ना, असेसमेंट अगले वीक आ जाएगी। चलिए ये हम डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, ठीक? मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा। 2 और 3 का पहले हुआ था। 4, 5। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, हम 6, 7 माइनस कर दें, क्योंकि वो तो एक ही अगर शामिल करेंगे तो दोनों होंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो या तो दोनों चैप्टर शामिल होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चैप्टर 4 शामिल करें, क्योंकि सबसे अहम इंपॉर्टेंट चैप्टर 4, 5, 7, 8 ये 4 चैप्टर कर लें तो ये 6 का होगा ना। हम असेसमेंट में वरना बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे, सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। 7 और 8 बस यही फाइनल है सिलेबस, यही फाइनल है, ठीक है ना? परफॉर्मेंस सिर्फ रह जाएगी हमारी, यही सिलेबस है हमारा। अच्छा जनाब, आप वो अपना सवाल दोबारा पूछ लें। दोनों कैसे बच्चे की दोनों का ही बताते हैं। नहीं, अभी हम इंसान का बच्चा ये कह रहे हैं। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा मिल गया है और वो बंदा उस बच्चे को अपनी कस्टडी में रख रहा है और उसके ऊपर कोई खर्चा एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या ये रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचे जरा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच लें। सोचे जनाब, ये रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता?
सोचें, अगर तो पेरेंट्स अवेलेबल हो गए, ठीक है ना, तो फिर ये एक्सपेंस रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अदर देन पेरेंट्स कोई आ रहा है तो फिर ये रिकवरेबल नहीं होगा, फिर माइनर के दूसरे असूल, नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर के असूल लगेगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक दिन आप दरवाजे पर बेल बजी रात को थोड़ी 10-11 बजे, आप दरवाजा खोलने गए तो पता चला सामने एक बंदा पिज्जा लेकर खड़ा हुआ है। आपने कहा यार अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, ठीक है ना। आपने पिज्जा पकड़ा है, आप अंदर आ गए हैं, बाकी बहन भाई भी बैठे हुए थे, वो सबने कहा यार वाह 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 कमाल हो गया। अब सबने पिज्जा खाना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर बाद के बाद 5 मिनट गुजरे तो बेल दोबारा हुई, तो आप दोबारा बेल पे गए तो ये बंदा खड़ा हुआ था, बाद पिज्जा डिलीवरी वाला बॉय। तो उन्होंने कहा सर वो पेमेंट, उसने कहा किस चीज की पेमेंट? मैं कहा यार अभी आप पैसे पिज्जा लेके गए हैं। कहता हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ ना, हम तो समझा कोई हुकूमत की नई स्कीम आई है, पिज्जे सप्लाई हो रहे हैं सारों को, ठीक है ना। तो ये 9 मई की मजम्मत की वजह से पिज्जे बैठ रहे हैं। तो अब जो है वो परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ है। अब लॉ क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, आपने पिज्जा कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है, तो फिर क्या स्टेटस है? अगर आपने ये डिलीवरी का ऑर्डर नहीं दिया हुआ था और चीज आपने कंज्यूम कर ली है, तो अब इसका स्टेटस क्या है? या इसी तरह से अगर आपने गलती से किसी को पेमेंट कर दी है, जैसे आप एटीएम मशीन पर गए हैं और आपने ट्रांसफर करनी थी किसी मिस्टर एक्स को और आपने गलती से अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, अगरचे वो अपने चेक लगे हुए थे, उन्होंने आपको दिखाया भी, फिर पूछा भी, वहां अपने सिक्योरिटी चेक सारे लगे हुए थे, लेकिन आपने तो सस्ता नशा कर रखा था उस वक्त, और आपको समझ नहीं आई कि मैं जिस बंदे को ट्रांसफर करने आया हूं ये उसका नाम नहीं है। आपने केयरलेस होकर वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो पता चला 1 लाख रुपया किसी और के अकाउंट में चला गया। तो क्या इस बंदे से हम अपना ये 1 लाख रुपया वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इसी तरह दराज वालों ने कोई ऑर्डर आपके घर पे गलती से डिलीवर कर दिया और आपने ऑर्डर भी खोल लिया, अली एक्सप्रेस ने, दराज ने, या किसी बंदे ने आपसे मोबाइल स्नैच कर लिया, ये सारे सर्कमस्टांसेस इस तरह के, या कोई आप जैज कैश, इजी पैसा कोई ऐसे भेज रहे थे और वो गलत जगह चला गया, इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं जहां से एग्जामिनर ये वाला सेक्शन जो है वो आपसे चेक कर रहा होगा। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोशन, a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। वो कहता है अगर किसी शख्स को कोई पेमेंट मिस्टेक से हो गई है, ये मिस्टेक से कोई पेमेंट हो गई है, या कोई चीज बाय मिस्टेक डिलीवर हो गई है, तो पहला उसूल तो है कि वो चीज वापस कर दें। मसलन अगर पिज्जा भी आप अंदर लेके गए थे, आपने कंज्यूम नहीं किया और उसने दोबारा बेल बजाई और आपको पता चल गया कि नहीं यार ये तो हमारा पिज्जा तो नहीं था, हमने तो ऑर्डर नहीं किया हुआ था, तो यू जस्ट रिटर्न द थिंग। और अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। मस्ट रीपे और रिटर्न। अब रीपे का मतलब क्या है? अगर वो जो जिसके अकाउंट में पैसे गलती से चले गए थे, ठीक है ना, तो उसको वापस रीपे करने पड़ेंगे। वो कहे जनाब मेरे तो अकाउंट में पैसे आ गए, मैंने थोड़े आपको कहा था, रीपे करने पड़ेंगे। किसी को अपने पैसे भेज रहे थे, कोई जायज कैश कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, अगर बाय मिस्टेक किसी को पैसे चले गए हैं, बाय मिस्टेक किसी को कोई चीजें डिलीवर हो गई हैं, तो कोई बात नहीं है, वो उसूल क्या लगेगा? रेस्टिट्यूशन का उसूल लगेगा, चीजें रेस्टोर करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, मैंने क्योंकि काफी सारी एग्जांपल्स आपको करवा दी हैं, ये उसी एग्जांपल की आगे कंटिन्यूएशन चल रही है। आप
आपने ये सारी एग्जांपल्स यहाँ से एक मर्तबा पढ़ लेनी है। बिल्कुल ठीक हो गया मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, सारा कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है ये। और इनमें से ये पॉनर एंड पॉनी अब निकाल देना। ये वाली जो दो एग्जांपल्स आ रही है ना 98 ना, ये हमारे सिलेबस में से निकल गई हैं। बेलर और बेली वाली भी निकाल देनी है। ये हमारी किताब में से जब ये सिलेबस हुआ था ना, आपने यानी कि स्लाइड नंबर बस यहाँ तक चलना, 30 तक जाना है आपने, यहाँ तक आना है, ठीक है ना। क्वांटम मैरिट भी करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक रहना, ठीक है ना। पहले ये शामिल था हमारे सिलेबस में, जब बिजनेस लॉ, बी लॉ, सी लॉ का सिलेबस इकट्ठा था, तो फिर उस सिलेबस में से कुछ चीजें निकल गई थी, जिसके अंदर ये वाला टॉपिक भी, जो आगे एक दो एग्जांपल अभी लिखी है यहाँ नजर आ रही हैं, लेकिन ये मुझे निकाल भी देनी चाहिए यहाँ से, लेकिन ये वैसे अब हमारे सिलेबस में से निकल गई हुई हैं। पहले बेलर और बेली का पूरा कॉन्सेप्ट हम सिलेबस में पढ़ते थे, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस से आउट हो गया। तो चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 2 चैप्टर रह गए, 9 एंड 10। अब चैप्टर 9 में कल हम आएंगे तो पिछले वाली बात को कंटिन्यू करेंगे, डैमेजेस वाली बात को। हमने कहा था कि भाई अगर डैमेजेस हो जाएं तो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब डैमेजेस होते क्या हैं, ये कितनी टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से डैमेजेस हैं, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है, अगर हम किसी बंदे को अपना एजेंट बनाकर बेच दें, यानी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद करूं और एक काम मेरा ऑथराइज पर्सन करे, तो चैप्टर नंबर 10 उस एजेंट को डील कर रहा होगा सिर्फ। तो थोड़ा सा काम रह गया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह खत्म होने वाला है। फिर मैं आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम कंटेंट दूंगा, जिसकी मदद से हम फर्दर रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बल्कि मैं आजकल में ही रिलीज कर दूंगा, आप अपनी असेसमेंट की तैयारी भी उससे करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा 50% ऑफ द सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्या डेट है आज? 21। हाँ, हमारा टारगेट यही था कि हम नवंबर के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट बिल्कुल अपने उस पे ही चला जाएगा। कल आएंगे तो इंशाल्लाह जी चैप्टर नंबर 9 का आगाज करेंगे।